हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। दो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे ऑलरेडी। दो टॉपिक हमारे बचे थे जिसमें हम प्रोटेस्ट मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म्स वाले दो टॉपिक कवर करेंगे। सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पाई बहुत दिनों से बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। थोड़ा कोल्ड हो गया था मुझे, तो मुझसे बोलते नहीं बनना था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। होप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, फ्लड जैसी सिचुएशन है पंजाब में और दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ये सोशियोलॉजी पेपर 2 की सीरीज है। मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग नए हैं ये वीडियो देख रहे हैं, हम सोशियोलॉजी को ऑप्शनल सोशियोलॉजी यूपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मॉडल आंसर के थ्रू कवर कर रहे हैं। और ये टॉपिक से रिलेटेड आज हम पीवाईक्यू देखेंगे, प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये 2019 का 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, इलस्ट्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ तेभागा मूवमेंट टू द पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 2019। 10 मार्क्स का। अब इसे कैसे हम अप्रोच करेंगे? यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का बोला है बताने का, तेभागा मूवमेंट जो पीजेंट स्ट्रगल हुआ था इंडिया में उस टाइम पे। तो इस अप्रोच ये रहेगी करके हम तेभागा मूवमेंट को डिफाइन करेंगे। ये उसके ट्रूथ और शेयर की डिमांड थी इस मूवमेंट की। इसमें राइट्स की बात की गई थी, क्लास कॉन्शियसनेस एक फैक्टर था। यहाँ पे लीडरशिप सीपीआई ने दी थी, फ्यूडलशिप को चैलेंज किया था, लीगल रिफॉर्म्स आए थे, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन था, फ्रीडम स्ट्रगल से लिंक था, सोशल कल्चरल इम्पैक्ट क्या थे, और फिर इसकी क्या लेगेसी रही एग्रेरियन पॉलिटिक्स और लैंड रिफॉर्म में, ये हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। आप इसे सोचे जरा कि किसान जो साल भर खून पसीना बहाकर खेती करता है और फसल आने पर उसका आधा हिस्सा लैंडलॉर्ड ले जाता है, ये फेयर है क्या? तो दिस वाज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ वन फार्मर बट द पेनफुल रियलिटी ऑफ थाउजेंड इन बंगाल ड्यूरिंग द 1940s। आज हम बात करेंगे कि हिस्टोरिक मूवमेंट की जो इन ऑप्रेस्ड किसानों की आवाज बना था, दैट इज द तेभागा मूवमेंट। इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि 1946-47 में ये एक पावरफुल पीजेंट अपराइजिंग हुआ था जिसे हम तेभागा मूवमेंट कहते हैं। इसका लीडरशिप लिया था ऑल इंडिया किसान सभा ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंडर था। फिर इसमें जो शेयर फॉरपर्स यानी बरगदास थे, डिमांड कर रहे थे कि जो उन्हें मेहनत से फसल उगाई है ना, उसमें से उनका 2/3 हिस्सा ऑफ इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव आईडीआर था, जिसमें आधा ले जाता था। So the fight was not just for the grain, but it was for dignity, equality, and justice. A contribution to the peasant struggle. इसमें राइट की बात की गई थी। सबसे पहली बार किसानों ने ओपनली अपना हक मांगा था। 2/3 शेयर उनका होगा और ग्रेन्स अपने खमर मतलब गोडाउन में स्टोर करेंगे ताकि लैंडलॉर्ड उन्हें लूट ना सके। तो इनकी जो डिमांड थी ना, वह क्लाउड कमीशन रिपोर्ट 1947 से सपोर्टेड थी। इसने बोला था कि कल्टीवेटर्स को 2/3 क्रॉप मिलना चाहिए। तो ये आपको मेंशन करना है। फिर है अ, इसमें एक और चीज़ बताऊँगी मैं कि दीनाजपुर जलपाईगुड़ी के गाँव में किसानों ने लैंडलॉर्ड को ओपनली चैलेंज किया था इससे, बाय स्टोरिंग देयर क्रॉप देमसेल्व्स। तो ये एक सिंबॉलिक रिबेलियन था, ये एग्जांपल में भी आप डाल सकते हैं। सो दे वर नॉट जस्ट स्टोरिंग रेन, दे वर स्टोरिंग होप फॉर जस्ट अ फ्यूचर और जस्ट फ्यूचर। सेकंड है क्लास कॉन्शियसनेस। मेरे गांव में रेजिस्टेंस छोटी छोटी होती थी, लेकिन तेभागा ने उनको पॉलिटिकली यूनाइट किया था। और हिस्टोरियन सुमित सक्का कहते हैं कि दिस वाज नॉट जस्ट अ रिवॉल्ट, इट वाज द राइज ऑफ द पीजेंट एज द कॉन्शियस पॉलिटिकल क्लास। किसानों को समझ आया कि उनकी फाइट कलेक्टिव है, एक साथ मिलकर ही सिस्टम को चैलेंज किया जा सकता है। तो आज भी जब हम फार्मर प्रोटेस्ट देखते हैं ना, तो उनका यूनिटी का जो सीड है इसी मूवमेंट एक तरह से पढ़ा गया था। क्लास कॉन्शियसनेस, आइडियोलॉजिकल अवेकनिंग। कम्युनिस्ट लीडर ने मूवमेंट सोशलिस्ट आइडियल के साथ लिंक किया था। इससे सर्वाइवल नहीं, जस्टिस भी जरूरी है। लीडर जैसे कि हरे कृष्ण पुनार
और भूपेश गुप्ता ने किसानों को इंस्पायर किया था कि वो एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल अवेकनिंग में आप डाल सकते हैं इनके नेम्स। और इस मूवमेंट ने उन्हें सिखाया था कि अगर आइडियाज चेंज होते हैं ना, तो रिवॉल्यूशंस जन्म लेते हैं एक तरह से। इन्फ्लुएंस्ड सोशल आइडियाज, चैलेंज टू फ्यूडल सिस्टम्स। ये मूवमेंट डायरेक्टली टारगेट करता था जोतेदार जो लैंडलॉर्ड्स थे और जमींदारी सिस्टम के कोर पिलर्स थे। जोतेदार का पावर वीक हुआ और एक न्यू बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज हुआ था बंगाल के विलेजेस में। और कई गांव में किसानों ने रेंट देना बंद कर दिया था और ग्रेस डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपोट को दिए थे। एक बड़ा सिंबॉलिक स्टेप था अगेंस्ट फ्यूडलिज्म। फिफ्थ थे पॉलिसी एंड लीगल इम्पैक्ट। इसी मूवमेंट का रिजल्ट सिर्फ प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा, पॉलिसीज और लॉज चेंज हुए। पोस्ट इंडिपेंडेंस बंगाल ने बर्गदारी एट 1950 पास किया ताकि प्रोटेक्ट कर सके शेयर वर्कर्स को। फिर लेटर ऑपरेशन बरगा 1977 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रजिस्टर किया, किसानों को और उनके टू थर्ड राइट को इंश्योर किया। सो फ्रॉम द प्रोटेस्ट टू पॉलिसी तेभागा सॉ द सीड्स ऑफ इंडियाज लैंड रिफॉर्म जर्नी। इंक्लूसिव मोबिलाइजेशन एक और यूनिक एस्पेक्ट था, इंक्लूसिविटी। ट्राइबल कम्युनिटीज, पुअर, पीजेंट, विमेन्स सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वुमेन जैसे कल्याणी राज ने रैलीज लीड की थी और अपने गांव को डिफेंड किया था जब मेन को अरेस्ट किया गया। कास्ट ब्रिगेड टूट गए, एक शेयर रूरल आइडेंटिटी डेवलप हुई इससे। तो विलेजर्स से तेभागा सॉन्ग्स और स्ट्रीट प्लेस को यूज किया था ताकि अवेयरनेस को स्प्रेड कर सके। एक कल्चर बन गया था रेजिस्टेंस का एक टूल। तो कल्चर को रेजिस्टेंस का टूल बनाया था और यूज किया था। फिर सेवंथ है लिंक टू नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। 1940s में ये मूवमेंट पैरेलल चल रहा था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। तेभागा ने ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को चैलेंज किया, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों लेवल पर। ये मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के आइडियल्स के साथ रेजोनेट करता था, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस। तेभागा was not just about the land, so it was about the liberating both minds and the nation. with social cultural impact, मूवमेंट इस सोशल फैब्रिक को भी ट्रांसफॉर्म किया था। कास्ट बैरियर एक तरह से ब्रेक हुए थे, यूनिटी डेवलप हुई थी, वुमेन को लीडरशिप रोल्स मिले थे क्योंकि उनकी विजिबिलिटी सोसाइटी में इंक्रीज हुई थी। सॉन्ग्स, स्लोगन्स और थिएटर्स के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड हुआ जो आज भी कलेक्टिव मेमोरी में एक तरह से जिंदा है। आप कंक्लूजन में हम यही बताएंगे कि अ, ये तेभागा मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के एग्रेरियन पॉलिटिक्स में। ये मूवमेंट ने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाई थी, लैंड रिफॉर्म्स के फाउंडेशन रखे और एक नया विजन दिया रूरल जस्टिस का। सुमित सरकार के वर्ड्स में इट मार्क द राइज ऑफ द पीजेंट्री एज अ कॉन्शियस पॉलिटिकल फोर्स। सो द फाइट फॉर द टू थर्ड ग्रीन बिकम अ फाइट फॉर फुल डिग्निटी एंड एंड जस्ट इंडिया। एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी, मैंने लास्ट टाइम माइंड मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन की थी चीजें, तो आपको क्या फॉर्मेट सूटेबल लगता है? मुझे लगा कि उसमें विजिबिलिटी इशू है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था स्क्रीन पे, तो मैंने दोबारा से पुराने फॉर्मेट में स्क्रीन रखी है। अगर आपको माइंड मैप में अच्छा लगता है पढ़ना, तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि माइंड मैप ज़्यादा सूटेबल है, तो मैं उसमें पढ़ाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, एग्जामिन द सोशियोलॉजिकल डायनामिक्स ऑफ चंपारण पीजेंट मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया। ये 2018 का 20 मार्कर क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ पे चंपारण पीजेंट मूवमेंट के सोशल डायनामिक्स को एग्जामिन करने का बोला गया है और इसे हम इंट्रो हिस्टोरिकल सेंस में सोशियोलॉजी से लिंक करके एड्रेस करेंगे। फिर एग्रेरियन एक्सप्लॉयटेशन के स्ट्रक्चर का बताएंगे, जो मेन बॉडी है उसमें कास्ट क्लास डायनामिक, क्या लीडरशिप थी, क्या इम्पैक्ट था नेशनलिज्म पे इसका, फिर से एक वाइडर बेस से कनेक्ट करके पीजेंट मूवमेंट के हम कंक्लूड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप इमेजिन करो कि एक गांव जहाँ हर किसान को अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल उगाने का हक ही नहीं और जबरदस्ती उन्हें वो फसल उगानी पड़ती हो जो उनके खुद के पेट को भरती ही नहीं है। सो दिस वाज नॉट जस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, इट वाज स्लेवरी।
और इसी जुल्म के खिलाफ 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था इंडिया का फर्स्ट सत्याग्रह, जो गांधी जी ने लीड किया था। टुडे वी विल एक्सप्लोर नॉट जस्ट द हिस्ट्री बट द सोशल लॉजिकल डायनामिक्स ऑफ दिस आइकॉनिक पीजेंट मूवमेंट। इंट्रोडक्शन में हम यही बताएंगे कि 1917 में चंपारण बिहार, यही जगह बनी थी गांधी जी के पहले सत्याग्रह का सेंटर एक तरह से। तो हम ये मेंशन करेंगे यहाँ पे। फिर इंडिगो प्लांटर्स, जो मोस्टली ब्रिटिशर्स थे, ग्रीन कारथिया सिस्टम के अंदर पीजेंट को फोर्स करते थे कि अपनी जमीन का जो 3 C20 पार्ट है ना, उस पे इंडिगो यानी नील उगाने में लगा है। ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, बल्कि कास्ट और कॉलोनियल पावर का एक डेंजरस मिक्स था ये। और एज हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा सेट के चंपारण ट्रांसफॉर्म पीजेंट्स फ्रॉम मेयर सब्जेक्ट टू कॉन्शियस सिटीजन्स। बिपिन चंद्रा को कोट करेंगे इंट्रोडक्शन में, और इंडिया फर्स्ट सत्याग्रह अंडर गांधी जी, इसे बताएंगे, ईयर बताएंगे, इससे हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। फिर हम बताएंगे इसमें कॉलोनियल एग्रेरियन स्ट्रक्चर। चंपारण का सिस्टम सेमी फ्यूडल और सेमी कॉलोनियल था। ब्रिटिश प्लांटर्स के पास डायरेक्ट कंट्रोल था और उनके नीचे जमींदार जो खुद पीजेंट को एक्सप्लॉइट करते थे। डैनियल थॉर्नर कहते हैं कि इट वाज द क्लासिक केस ऑफ डुअल एक्सप्लॉइटेशन बाय कॉलोनियल मास्टर्स एंड लोकल एलिट्स। किसानों को इंडिगो ग्रो करने के बाद अपनी खुद की फसल के लिए जगह नहीं बनती थी। फिर क्या होता था, और उन्हें फोर्सफुली लो प्राइस पर इंडिया को बेचना पड़ता था इस सिचुएशन में। इन शॉर्ट, द लैंड वाज देयर्स बट द डिसीजन वर नेवर देयर्स। एंड फिर सेकंड पॉइंट देखिए, कास्ट एंड क्लास डायनामिक्स। ये डैनियल कॉर्नर को मेंशन करिएगा जो मैंने बताया उसमें, सेमी फ्यूडल सेमी कॉलोनियल। कास्ट और क्लास डायनामिक्स पे यही बताएंगे कि चंपारण के ज्यादातर टेनेट्स लो कास्ट ग्रुप से थे, दलित्स और ओबीसी कम्युनिटीज, जो इकोनॉमिक और शोषण दोनों तरह से मार्जिनलाइज थे। अपर कास्ट जमींदार और ब्रिटिश प्लांटर्स एक साथ मिलकर उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। यहाँ पे यहाँ कास्ट और क्लास ऑपरेशन ओवरलैप करते थे, तो इससे डुअल बर्डन हो गया था पीजेंट के ऊपर। तो ये बात लेटर सोशियोलॉजिकल स्टडीज में भी हाईलाइट हुई थी। यहाँ पे हम इसे फॉर्मूला के सेंस में भी लग सकते हैं, डुअल ऑपरेशन, लैंडलॉर्डिज्म वर्सेस प्लस कॉलोनियलिज्म। तो पीजेंट एजेंसी किसानों ने अक्सर पैसिव विक्टिम के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन चंपारण ने इस मिथ को तोड़ दिया था। पीजन ने पिटीशन फाइल किए, कलेक्टिव रिफ्यूजल किए इंडिगो गाने का, और स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज करी थी। तो ये उनका इमर्जिंग क्लास कॉन्शियसनेस था। जैसे सुमित सरकार कहते हैं ना, इट वाज द बर्थ ऑफ पीजेंट पॉलिटिक्स। एक गांव में सब किसानों ने एक साथ इंडिगो गाने से मना कर दिया, तो फोर्सिंग प्लांटर्स टू नेगोशिएट पहला स्टेप बन गया टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस। फिर है फोर्थ, रोल ऑफ गांधी जी। और यहाँ आते हैं गांधी जी, जो चंपारण है, और उन्होंने मॉरल लेजिटिमेसी के साथ पॉलिटिकल स्ट्रगल को मर्ज किया। गांधी जी ने हिंसा और सत्याग्रह का यूज किया, और जेपीएस ओबरॉय कहते हैं कि गांधी जी फ्यूज्ड एथिकल प्रोटेस्ट विद मटेरियल ग्रीवेंसेस। तो ये मेंशन करना है हमें, जेपीएस ओबरॉय का जो कोट है। फिर फिफ्थ, सपोर्ट। इसमें एक और चीज़ बतानी थी। तो गांधी जी डिडंट जस्ट फाइट फॉर द लैंड, ही फॉट फॉर द सोल ऑफ रूरल इंडिया। जब ब्रिटिश ऑफिसर ने गांधी को चंपारण छोड़ने का ऑर्डर दिया था ना इसमें, तो गांधी जी ने रिफ्यूज किया था, और ही सेड के आई विल नॉट ओबे एन अनजस्ट ऑर्डर। ये एक्ट ने किसानों में एक कॉन्फिडेंस जगा दिया था उस टाइम पे। सपोर्ट सबसे हम लोकल लीडर जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, किशोर प्रसाद जी, मजहरूल हक जी गांधी जी के साथ जुड़े थे। इन्होंने मीडिएशन किया था पीजेंट और ब्रिटिश अथॉरिटी के बीच, और ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन संभाला था। फिर है कॉलोनियल स्टेट रिस्पॉन्स। कॉलोनियल स्टेट रिस्पॉन्स प्रोटेस्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन बनाया था। रिजल्ट में चंपारण एग्रेरियन बिल 1918 पास हुआ, जिसमें 3 काथिया सिस्टम अबॉलिश किया गया था। बट स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज जैसे कि रेंट सिस्टम और कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, ये कंटिन्यू रहे थे। तो 6 पॉइंट में हम ये बताएंगे। फिर 7th पॉइंट में सोशोलॉजिकल डायनामिक्स। चंपारण मूवमेंट के कुछ सोशोलॉजिकल लेसन है, जैसे पीजेंट मूवमेंट
आइसोलेटेड नहीं थे कभी, दे आर लिंक्ड टू द वाइडर सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कास्ट और क्लास ऑपरेशन ओवरलैप करते थे रूरल इंडिया में। मोरल इकोनॉमी ऑफ द पीजेंट, ईवी थॉमसन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पीजेंट के पास अपना सेंस ऑफ जस्टिस था। यहाँ उन्होंने एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट किया था। दिस वाज नॉट जस्ट अ फाइट फॉर द क्रॉप, इट वाज फाइट फॉर अ मॉरल ऑर्डर। फिर इम्पैक्ट ऑन द नेशनलिज्म। इम्पैक्ट ऑन द नेशनलिज्म में चंपारण गांधी जी का फर्स्ट रियल मास मूवमेंट था इंडिया में। इसने नेशनलिज्म का को रूलर रूट्स दिए और सब अल्टन वॉइसेस को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लाया था एक तरह से। इट बिकम अ टेम्पलेट फॉर फ्यूचर सत्याग्रह लाइक खेड़ा एंड बरदोली। चंपारण के बाद गांधी जी ने स्लोगन दिए थे, उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट भी हुए थे। डू और डाई। रूरल मोबिलाइजेशन ने 1930 में नेशन वाइड स्ट्रेंथ गेन करी थी इससे। फिर कंक्लूजन में हम बताएंगे कि चंपारण वॉज मोर देन अ पीजेंट स्ट्रगल। ये एक अवेकनिंग थी, इसने दिखाया किया था हमें कि एग्रेरियन स्ट्रगल सिर्फ लैंड के इश्यूज नहीं है, बल्कि कास्ट क्लास और कॉलोनियलिज्म के इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स है। और रडल्स स्टीवन हैगन के वर्ड्स में agrarian struggle are embedded in wider structure of social change. So from the fields of Champaran rose the seeds of India's freedom. ये हम समझ सकते हैं इससे। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। या 2016 का पीवाईक्यू है ये, 10 मार्कर का क्वेश्चन है। इसमें एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट जो भी हुए थे कॉलोनियल टाइम में, उससे रिलेटेड हमें डिस्कस करना है। तो हम इसे कास्ट ऑपरेशन के सेंस में इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और एंटी ब्राह्मणिकल स्ट्रगल का इमर्जेंस। तो क्या मूवमेंट्स थे और क्या पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थी, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थे, जैसे फूले जस्टिस पार्टी, पेरियार जी, अंबेडकर जी, कास्ट जेंडर रिलीजन पॉलिटिक्स रीजनल असर्शन, ये सब फैक्टर्स एसोसिएटेड थे इसके साथ। फिर कंक्लूजन में हम डेमोक्रेटाइजेशन प्लस फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोशल जस्टिस पर कंक्लूड कर देंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसमें एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट वाले क्वेश्चन में। तो इंडिया के हिस्ट्री का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे पावरफुल बैटल कौन से थे? ना स्वॉर्ड, ना गन, बस वर्ड्स और अवेयरनेस। ये बैटल थे अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, अ फाइट फॉर डिग्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस। द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन इज नॉट ऑन द बैटल फील्ड बट इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो यही हम बताएंगे इस क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि कॉलोनियल इंडिया में कास्ट ऑपरेशन एक हार्श रियलिटी थी। डोमिनिकल सिस्टम ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था, कुछ लोग टॉप पे और बाकी ऑप्रेस्ड एट द बॉटम। इस सिस्टम के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुए उन्हें हम कहते हैं एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट। एज गेल ऑमेट ब्यूटिफुली सेड, दिस मूवमेंट वर द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटिक अपसर्ज इन मॉडर्न इंडिया। मतलब ये पहली बार था जब कॉमन लोग खड़े हुए अपने बेसिक राइट्स के लिए। यहाँ पे मूवमेंट्स में हम बताएंगे और डायमेंशन, इसमें ज्योतिबा फुले जी का बताएंगे और सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र। सबसे पहले वॉइस उठी थी महाराष्ट्र से, ज्योतिबा फुले जी और उनकी वाइफ सावित्री फुले जी। इन्हें सत्यशोधक समाज बनाया था। उन्होंने कास्ट सिस्टम को स्लेवरी से कंपेयर किया अपनी बुक गुलामगिरी में। सावित्री बाई बिकम इंडिया की पहली फीमेल टीचर और उन्होंने विडोज के लिए स्कूल खोला था। अ ह्यूज स्टेप अगेंस्ट ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। एम एन श्रीनिवास ने इसे बोला था अर्ली कास्ट मोबिलिटी मूवमेंट, मतलब लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करना थ्रू एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट एंड जस्टिस पार्टी 1916 मद्रास। साउथ इंडिया में जस्टिस पार्टी बनी 1960 में टू फाइट ब्राह्मण डोमिनेंस इन गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन। उन्होंने डिमांड किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो आज हम रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। आंद्रे कहते हैं कि ये था पॉलिटिक्स ऑफ बैकवर्डनेस, मतलब पॉलिटिक्स के थ्रू ऑप्रेस क्लासेस ने अपना स्पेस क्रिएट किया। फिर है तीसरा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसमें पेरियार जी का बताएंगे हम, तमिलनाडु। इन्होंने क्या किया था, पेरियार जी ने टेम्पल एंट्री रिस्ट्रिक्शन और ब्लाइंड फेथ को चैलेंज किया था। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया था
विडो मैरिज इनकरेज किया था और बोला था ब्रेक द चेन्स ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। आज भी तमिलनाडु, आज अगर देखोगे ना, आज तमिलनाडु की जो मैरिज सर्टिफिकेट्स है ना, उसमें कास्ट का मेंशन नहीं होता है। तो ये लेगेसी है पेरियार जी के मूवमेंट की। आदि ब्रह्मा मूवमेंट, फोर्थ पॉइंट, पंजाब में जो मैंगो राम जी हैं ने आदि धर्म मूवमेंट शुरू किया था। उन्होंने दलित को एक नई आइडेंटिटी दी, आदि धर्मीस। रिलीजन को यूज किया एज अ टूल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और कलेक्टिव स्ट्रेंथ। तो ये हम बताएंगे इसमें, ब्रेकिंग द शेकल्स ऑफ, सॉरी, ऊपर का पॉइंट करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कलेक्टिव असर्शन, फोर्थ पॉइंट। फिर है फिफ्थ, अम्बेडकराइट मूवमेंट 1930-50। इसमें ये बताएंगे हम एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। सबसे इम्पैक्टफुल फिगर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणिज्म इज द रूट ऑफ इनइक्वालिटी। इनके जो इवेंट्स थे वो महज सत्याग्रह 1927 में वाटर राइट्स के लिए फाइट, कालाराम टेम्पल एंट्री 1930 में रिलीजियस एक्सक्लूजन को चैलेंज किया, 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया और मासेस को लीड किया कास्ट हायरार्की रिजेक्ट करने के लिए। तो ये था एक सिंबॉलिक ब्रेक फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन। सिक्स्थ है रीजनल पीजेंट कास्ट असर्शंस। केरला में अय्यन काली ने दलित एजुकेशन और डिग्निटी के लिए फाइट किया था। और नारायण गुरु का फेमस स्लोगन, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मेनकाइंड। तो ये मूवमेंट दिखाते हैं कि एंटी ब्राह्मणिकल स्ट्रगल हर रीजन में अपनी अलग फॉर्म में थी। फिर सेवंथ है वुमेन क्वेश्चन इन एंटी ब्राह्मणिकल स्ट्रगल। इन मूवमेंट में वुमेन की रोल बहुत स्ट्रांग थी। सावित्रीबाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर, इनको बताएंगे हम यहाँ पे। फिर पेरियार वुमेन राइट के स्ट्रांग एडवोकेट थे। अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल के चैंपियन। ये हाईलाइट करते हैं डबल ऑपरेशन, कास्ट प्लस जेंडर। फिर है कॉलोनियल इंटरफेस। ब्रिटिश रूल ने कास्ट को हार्डन भी किया था थ्रू सेंसस और लॉस। निकोलस डिक्स इसको कहते हैं कि कास्ट ऑफ माइंड। लेकिन इसी कॉलोनियल स्पेस ने नॉन ब्राह्मण कास्ट ग्रुप को मोबिलाइज होने का प्लेटफॉर्म भी दिया था साथ में। कंक्लूजन में हम यही बता देंगे कि एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं थे, ये प्रोजेक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज किया था। अम्बेडकर ने के वर्ड्स में, बैटल इज नॉट फॉर द वेल्थ और पावर बट फॉर द फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। आज के रिजर्वेशन सिस्टम और सोशल जस्टिस पॉलिसीज इसी फाउंडेशन पे खड़ी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में सत्यशोधक समाज से रिलेटेड पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सत्यशोधक मूवमेंट ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले 2013 का 10 मार्कर क्वेश्चन है। इसे हम कैसे अप्रोच करेंगे? यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ फुले मूवमेंट अगेंस्ट फेमिनिज्म के सेंस में इसका इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे। जो पर्सनालिटी इनसे इस मूवमेंट से रिलेटेड है। फिर क्रिटिक ऑफ कास्ट, ये मूवमेंट इसे फोकस करता था। एजुकेशन, वुमेन्स राइट, पीस एंड जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, काउंटर हेगेमोनिक पॉलिटिक्स और थिंक का जो भी इससे रिलेटेड है वो हम मेन बॉडी में लिखेंगे। और कंक्लूजन में एंटी कास्ट के सेंस में और एंटी पैट्रियार्की के सेंस में हम इसे कंक्लूड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस आंसर में हम बात करेंगे किसी लीडर की जिन्होंने कास्ट और पैट्रियार्की के खिलाफ सबसे पहला ऑर्गेनाइज फाइट स्टार्ट किया था, ज्योतिबा फुले। केर ने कहा था कि फादर ऑफ इंडिया सोशल रिवॉल्यूशन, अब ज्योतिबा फुले को। और उनका मूवमेंट सत्यशोधक समाज से एक रिफॉर्म नहीं था, एक रिवॉल्यूशन था जो समाज के अंधेरे को तोड़ने के लिए आया था। ये इंट्रोडक्शन में लिख दिया हमने, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। फिर हम बताएंगे कि ये जरूरत क्यों थी हमें इस मूवमेंट की। 19th सेंचुरी का जो इंडिया था ना, उसमें कास्ट सिस्टम इतना रिजिड था कि शूद्रास और वुमेन को टेम्पल्स में एंट्री, एजुकेशन या डिग्निटी तक डिनाई किया जाता था। अपर कास्ट ब्राह्मण रिचुअल्स और टैक्स का यूज करके अपना डोमिनेंस बनाए हुए थे। फुले ने कहा था कि जब ट्रुथ रिचुअल्स के पर्दे के पीछे छुप जाए ना, तब रिवॉल्यूशन ही उसे आजाद करता है। और इसी ऑपरेशन के अगेंस्ट 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज, ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी का जन्म हुआ था। फिर सोशल क्रिटिक ऑफ ब्राह्मणिज्म, फर्स्ट पॉइंट, फुले ने ब्राह्मणिकल मोनोपोली को ओपनली चैलेंज किया था। उनका मानना था कि कास्ट सिस्टम ने शूद्रास और वुमेन को स्लेव्स बना रखा है।
उनकी बुक गुलामगिरी 1873 ने इंडियन कास्ट स्लेवरी को कंपेयर किया था अफ्रीकन स्लेवरी से। जैसे अमेरिका में अफ्रीकन स्लेव्स का चेन में बांधा जाता था ना, वैसे ही इंडिया में कास्ट ने लोगों को सोशल चेन में बांध रखा था। अपर कास्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी का यूज करके एक्सप्लॉयटेशन को डिवाइन एक्सप्लॉयटेशन का डिवाइन रूल के रूप में जस्टिफाई करते थे एक तरह से। फिर एजुकेशन, एजुकेशन द वेपन ऑफ फ्रीडम। फुले स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि एजुकेशन इज द वेपन ऑफ सोशल चेंज। उन्होंने और सावित्रीबाई फुले ने इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल 1848 में स्टार्ट किया था, जो उस समय एक रिवॉल्यूशनरी एक्ट था। नाइट स्कूल फॉर लेबरर्स, हॉस्टल्स फॉर लोअर कास्ट स्टूडेंट्स और यूनिवर्सल लिटरेसी का विजन। सोचिए, एक दलित लड़की जो अपना नाम तक नहीं लिख सकती, आज टीचर बनती है और अपने पूरे कम्युनिटी को अपलिफ्ट करती है। ये था फूले का सपना, नॉलेज एज अ लाइबरेशन, विमेन्स इमेंसिपेशन। फूले फूले समझते थे कि विमेन को डबल ऑपरेशन फेस करना पड़ता है, कास्ट और पेट्रियार्की दोनों से। विडो मैरिज का सपोर्ट करते थे वो। चाइल्ड मैरिज और सती के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड था उनका। और 1854 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्टैब्लिश किया टू स्टॉप फीमेल इन्फेंटिसाइड। सावित्रीबाई फुले इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर बन गई थी, तो सिंबल हो गई वो एक तरह से विमेन्स एम्पावरमेंट का। फिर फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशनल सॉरी फोर्थ पीजेंट और इकोनॉमिक जस्टिस। फुले ने कास्ट के साथ साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर भी फोकस किया था। उन्होंने हाईलाइट किया कि फार्मर सिर्फ ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज के विक्टिम नहीं है, बल्कि अपर कास्ट लैंडलॉर्ड के भी शिकार है। जैसे कि एक फार्मर अपनी सारी फसल लैंडलॉर्ड को देता है और फिर वही फसल खरीदने के लिए लोन लेता है। रिजल्ट क्या है? डेब्ट ट्रैप और ज़्यादा पॉवर्टी में आ जाएगा। तो फुले कहते थे कि नो लाइबरेशन विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कास्ट और क्लास दोनों को डिसमेंटल करना ज़रूरी है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, सत्यशोधक समाज एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन थी जब कास्ट के लोगों को मेंबरशिप मिलती थी, अनलाइक ब्राह्मणिकल सेक्शन। मतलब इसमें यही है कि सबको मेंबरशिप प्रोवाइड की जाती थी। अब ब्राह्मणिकल सेक्शन में ऐसा नहीं था। 1888 तक महाराष्ट्र में 400 प्लस ब्रांचेस बन चुकी थी इसकी। रिचुअल्स ऑफ फीस्ट डोमिनेंस को एक तरह से रिजेक्ट किया गया था और इसमें डायरेक्ट वर्शिप प्रमोट की गई थी विदाउट मिडलमैन फीस्ट। फिर काउंटर हेगोमोनिक पॉलिटिक्स, इसमें बोले कि जो मूवमेंट थे एक पॉलिटिकल अवेकनिंग भी था ये नॉन ब्राह्मण पॉलिटिक्स का फाउंडेशन बना था। जस्टिस पार्टी और लेटर द्राविडियन पॉलिटिक्स का बेस यहीं से बना था। पेरियर का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को इंस्पिरेशन मिली थी यहाँ सब। अम्बेडकर जी के एंटी कास्ट स्ट्रगल के लिए ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया था इसने, मतलब ये मूवमेंट है। अब थिंकर का रिफ्लेक्शन, एम एन श्रीनिवास का कोट हम यह बता सकते हैं कि अर्ली अटेम्प्ट था कास्ट मोबिलिटी थ्रू कलेक्टिव प्रोटेस्ट। फिर क्रिस्टोफर जेफरे लॉर्ड का बता सकते प्रीकर्सर टू दलित बहुजन असर्शन। गेल ऑर्मवेट का बता सकते हैं इंडिया फर्स्ट सोशल डेमोक्रेट। ये ज्योतिबा फुले जी के सेंस में बोले गए वर्ड्स हैं। फिर आज हम जो रिजर्वेशन देखते हैं ना, सोशल जस्टिस स्कीम या बैकवर्ड क्लास एम्पावरमेंट, तो उनका जो सीड है ना वो फुले के मूवमेंट में ही था। महाराष्ट्र में शाहू महाराज की जो प्रोग्रेसिव रिजर्वेशन पॉलिसीज थी, तमिलनाडु में दार्जिलिंग मॉडल ऑफ सोशल जस्टिस था। सबकी जो जड़ है ना वो सत्यशोधक तक ही जाती है। अब कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे? ये सत्यशोधक मूवमेंट सिर्फ कास्ट के खिलाफ नहीं था, ये इग्नोरेंस, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ था। अम्बेडकर जी ने कहा था कि फुले वाज द ग्रेटेस्ट रुद्र ऑफ मॉडर्न इंडिया। फुले's का revolution lit a torch that still burns today, a torch of equality, dignity and justice। तो इस तरह से अब इस आंसर को कंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ज्योतिराव फुले इज एन एग्रेरियन रेडिकल। अभी हमने डिस्कस करा उन्हें एज अ कास्ट ऑपरेशन के सेंस में, एज अ सोशल रिफॉर्मर। अब उन्हें हम एग्रेरियन रेडिकल की तरह डिस्कस करेंगे। तो ये एक विजनरी लीडर थे जो सिर्फ कास्ट के खिलाफ नहीं, बल्कि एग्रेरियन इनजस्टिस के खिलाफ भी लड़े थे। इसमें हम कैसे एड्रेस करेंगे इस क्वेश्चन को? इसमें हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे फुले एज अ रिफॉर्मर प्लस एग्रेरियन क्रिटिक की तरह। फिर बॉडी में हम लिखेंगे क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, लैंडलॉर्डिज्म, शेतकऱ्याचा असूड, कास्ट एग्रेरियन लिंक, पीजेंट मोबिलाइजेशन, प्रोटो सोशलिस्ट विजन,
कंक्लूजन में बताएँगे फर्स्ट एग्रेरियन रेडिकल की तरह इन्हें और इनकी लेगेसी इन पीसेंट एंड सोशल मूवमेंट। तो ये वो लीडर हैं थे जिन्होंने फर्स्ट पीसेंट मैनिफेस्टो लिखा था, ज्योतिराव फुले जी ने। और डीडी कोसंबी ने कहा था इन्हें फुले वाज़ द फर्स्ट टू लिंक कास्ट ऑपरेशन विद एग्रेरियन एक्सप्लॉइटेशन। और उनकी बुक शेतकरियाचा असूद यानी कल्टीवेटर्स विद कॉड 1881 ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल लैंडलॉर्ड्स और ब्राह्मणिकल एलिट्स के एक्सप्लॉइटेटिव नेक्सस को एक्सपोज कर दिया था। फर्स्ट यहाँ पे क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज है। तो ये इससे रिलेटेड है कि 19th सेंचुरी इंडिया में फार्मर्स के लिए लाइफ एक एंडलेस स्ट्रगल की तरह थी। विरोधवादी सिस्टम के अंडर ब्रिटिश ने इतना हाई लैंड रेवेन्यू लगाया था ना कि फार्मर हमेशा डेब्ट ट्रैप में ही फंसे रहते। और जब फेमाइन आई 1876 1877 में, तो लोग भूख से मर गए थे, लेकिन टैक्स टैक्स भी माफ नहीं किया उन लोगों ने। इतनी बुरी सिचुएशन थी। फुले ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बोला था कि ये न्यू ब्राह्मण्स हैं, क्योंकि वो भी वही कर रहे थे जो पुराने ब्राह्मण्स करते थे, एक्सप्लॉइट द पुअर इन द नेम ऑफ अथॉरिटी उस ज़माने में। सेकंड है अटैक ऑन लैंडलॉर्डिज्म एंड मनी लेंडर्स। फुले के हिसाब से एक्सप्लॉइटेशन के 3 पिलर्स थे, ज़मींदार्स, साहूकार्स और ब्राह्मण्स। ज़मींदार्स लैंड को कंट्रोल रखते थे, साहूकार फार्मर को हाई इंटरेस्ट पर लोन देते थे और ब्राह्मण्स रिचुअल के नाम पर उनका पैसा और इज्जत दोनों लूट लेते थे। सोचिए एक फार्मर जो अपनी फसल बेचता है पर उसे जो पैसे मिलते हैं ना, वो लैंडलॉर्ड और साहूकार दोनों ले लेते हैं और एंड में वो अपने परिवार के लिए खुद के लिए अनाज भी नहीं रख पाता। तो ये है एक्सप्लॉइटेशन का विशियस साइकिल, जिसे तोड़ने के लिए फुले ने आवाज उठाई थी। थर्ड है श्वेत करियाचा सूत्र। ये बुक थी इंडिया के फर्स्ट पीजेंट मैनिफेस्टो और इसमें फुले ने कुछ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज दिए थे। इसमें उन्होंने बताया था कि स्टेट ऑन लैंड जो डायरेक्टली कल्टीवेटर्स को मिले, ना कि लैंडलॉर्ड्स के या जमींदार। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन सो दैट फार्मर समझ सके अपने राइट्स। इरिगेशन और कोऑपरेटिव फार्मिंग ताकि ड्राफ्ट और फेमेन्स के टाइम पर भी फार्मर सेफ रहे। ये आइडियाज आगे चलकर मॉडर्न एग्रेरियन पॉलिसीज के बेस बने थे। फिर लिंकिंग कास्ट विद एग्रेरियन एक्सप्लॉइटेशन। फुले ने क्लियरली दिखाया कि कास्ट और इकोनॉमिक इनजस्टिस एक दूसरे से कनेक्टेड है। अपर कास्ट ब्राह्मण रिलीजियस अथॉरिटी का यूज करके लोअर कास्ट फार्मर का सरप्लस लूट रहे थे। एग्जाम्पल, हार्वेस्ट के बाद सबसे पहले टैक्स और रिचुअल्स के नाम पर पैसा जाता था ब्राह्मण के पास और फार्मर के लिए कुछ भी नहीं बचता था। फुले ने कहा था कि पीजेंट मस्ट यूनाइट कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस बिकॉज पॉवर्टी हैज नो कास्ट। तो ये हम बता सकते हैं इस वाले पॉइंट पे। फिर है पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, जो भी उन्होंने पढ़ा, जो एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन थी। फार्मर को एजुकेट किया अबाउट डेब्ट ट्रैप्स और एक्सप्लॉइटेटिव रिचुअल्स। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बिल्ड किया जहाँ फार्मर समझ सके कि वो सिर्फ इंडिविजुअल विक्टिम नहीं बल्कि एक लार्जर ऑपरेस्ट क्लास का पार्ट है। एक रैली में जब लोअर कास्ट और अपर कास्ट फार्मर ने एक साथ मार्च किया ना, तो ये था कॉलोनियल इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट। यूनिटी अगेंस्ट बोथ ब्रिटिश और ब्राह्मणिकल एलिट्स। सिक्स्थ, प्रोटो सोशलिस्ट विजन। फुले के आइडियाज में एक अर्ली सोशलिस्ट अंडरटोन था। वो चाहते थे कि लैंड का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, फार्मर्स के लिए कोऑपरेटिव सिस्टम बने और रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस हो। गेल ओमवेड ने कहा था कि फुलेस थॉट रिजेंबल अर्ली पीजेंट पॉपुलिज्म विद सोशलिस्ट अंडरटोन। यानी वो अपने समय के कार्ल मार्क्स नहीं, पर देसी किसान के रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे। फिर लेगेसी इन लेटर एग्रेरियन मूवमेंट। फुले के आइडियाज का इम्पैक्ट आगे के डिकेड्स तक रहा था। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट और जस्टिस पार्टी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मतलब एक तरह से रूट्स थी उसमें। अम्बेडकराइट मूवमेंट में कास्ट और क्लास स्ट्रगल का फाउंडेशन 1930 से 1940 से महाराष्ट्र के जो पीजेंट मूवमेंट्स और किसान सभा को जो डायरेक्ट इंस्पिरेशन मिली थी वो इसी से थी। और मॉडर्न लैंड रिफॉर्म पॉलिसी जैसे भूदान मूवमेंट या ऑपरेशन बागा, इन सब की आइडियोलॉजिकल जो सीड्स है ना, वो फूले के मैनिफेस्टो तक जाती है। कंक्लूड कैसे करेंगे हम इस आंसर को? ज्योतिराव फुले सिर्फ एक सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, इसमें हम बताएंगे ऐसा।
वो इंडिया के फर्स्ट एग्रेरियन रेडिकल थे जिन्होंने कास्ट, क्लास और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को एक फ्रेमवर्क में समझाया था। तो फुले गिव द फर्स्ट वॉइस टू इंडियन पीजेंट्स इन मॉडर्न टाइम्स। ऐसा सुमित सरकार ने कहा था। तो इससे हम इस आंसर को कंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 में पूछा गया है, एनालाइज गांधी एज अ मॉरलिस्ट, एस्केटिक एंड मैन ऑफ एक्शन थ्रू हिज हिंद स्वराज। ये 2015 का 20 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे अप्रोच करेंगे? हिंद स्वराज के कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मॉरलिस्ट, एथिकल क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, ट्रुथ, वायलेंस, ये एक्सप्लेन करेंगे मॉरलिस्ट में। एस्केटिक में सिंप्लिसिटी और सेल्फ डिसिप्लिन, गांधी जी के ये सारे मॉरलिस्ट एस्केटिक उनके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं हम। मैन ऑफ एक्शन, पॉलिटिकल प्रैक्सिस, तो ये हम बताएंगे उसमें। कंक्लूजन में बताएंगे गांधी इज अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, और इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, गांधी जी को हम सब फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो के रूप में तो जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनका सबसे रिवॉल्यूशनरी काम एक बुक में था? 1909 में जो उन्होंने लिखी थी ना, हिंद स्वराज, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी बल्कि एक सिविलाइजेशनल मैनिफेस्टो थी। लुइस फिशर ने इसे कहा था गांधीज पॉलिटिकल टेस्टामेंट। आज हम देखेंगे कि गांधी जी को 3 रूपों में कैसे मतलब डिफाइन किया गया है, उसे हम डिस्कस करेंगे। मॉरलिस्ट, एस्केटिक और मैन ऑफ एक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा कैसे लिखना है इसमें, और समझेंगे कि उनकी सोच ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक यूनिक कैरेक्टर दिया था। ये हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो 1909 में इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि 1909 में लंदन से साउथ अफ्रीका के सफर के दौरान गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज। ये बुक एक सिविलाइजेशनल क्रिटिक थी जहाँ गांधी जी ने वेस्टर्न मॉडर्निटी के फ्लॉज एक्सपोज किए और एक नई सोच दी इंडिया के लिए। उन्होंने कहा कि रियल स्वराज इज द सेल्फ रूल ऑफ द माइंड एंड द स्पिरिट एंड नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल पावर। यानी असली आज़ादी से ब्रिटिश को भगाने से नहीं, अपने अंदर के कॉलोनियल माइंडसेट को तोड़ने से आएगी। गांधी इज अ मॉरलिस्ट, पॉलिटिक्स विद एथिक्स। गांधी जी के लिए पॉलिटिक्स सिर्फ पावर स्ट्रगल नहीं था, बल्कि एथिकल मिशन था। उन्होंने मॉडर्न मशीनरी और इंडस्ट्रियलिज्म को क्रिटिसाइज किया था। इस पॉइंट को लिखेंगे फर्स्ट में। उन्होंने मशीनरी हैज इम्पोवर्ड इंडिया, उनका ये कहना था। जैसे रेलवेज, डॉक्टर्स और लॉयर्स उनके नजरिए में सोशल इम्बैलेंस बढ़ाते थे। गांधी जी के गाइडिंग प्रिंसिपल थे ट्रुथ, सत्य और अहिंसा, नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा था मीन्स आर एज इम्पोर्टेंट एज एंड्स, मतलब अगर आपका गोल नोबल है ना, तो उस तक पहुंचने का तरीका भी प्योर होना चाहिए, एकदम पवित्र होना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने वायलेंट प्रोटेस्ट को स्ट्रिक्टली रिजेक्ट किया था, क्योंकि उनके लिए हाउ यू फाइट वाज एज इम्पोर्टेंट एज हाउ यू फाइट फॉर। एंथनी पैरल ने कहा था हिंद स्वराज इज गांधीज एथिकल प्रोजेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी ने पॉलिटिक्स को एक मॉरल रिवॉल्यूशन बनाया था। इस सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे गांधी इज एन एस्थेटिक सिंप्लिसिटी स्टाइल। गांधी जी का लाइफस्टाइल खुद एक मैसेज था। वो खादी पहनते थे, ब्रह्मचर्य फॉलो करते थे और मैनुअल लेबर में बिलीव करते थे। स्वदेशी, स्पिनिंग व्हील, वेजिटेरियनिज्म, ये सब उनके लिए सिर्फ हैबिट्स नहीं थे, बल्कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन थे। सॉल्ट मार्च के दौरान गांधी जी ने एक सिंपल नमक उठाना ब्रिटिश एम्पायर के लिए सिंबल ऑफ डिफीज बन गया था। तो ये दिखाता है कि सिंप्लिसिटी भी रेजिस्टेंस का पावरफुल वेपन हो सकती। जेपीएस ओबरॉय ने गांधी जी के लाइफस्टाइल को कहा था कि सिविलाइजेशनल एस्केटिज्म, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स जो इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी के कंज्यूमरिज्म को चैलेंज करता है। तो ये सेकंड पॉइंट में हम डालेंगे। फिर तीसरा है गांधी इज अ मैन ऑफ एक्शन। गांधी जी के लिए आइडियाज का कोई वैल्यू नहीं जब तक उन्हें एक्शन में ना उतारा जाए। मतलब जब तक एक्शन आप नहीं करोगे ना, तब तक आइडियाज का कोई मतलब नहीं है, ऐसा उनका मानना था। साउथ अफ्रीका में 1906 में उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल लॉस। इंडिया में चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर खेड़ा 1918 में, फिर नॉन कॉपरेशन 1920-22 में।
और फिर स्वाधीनता मार्च 1930 में। जैसे मूवमेंट्स से उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने एथिकल आइडियल्स को पॉलिटिकल रियलिटी में बदला था इन सारे मूवमेंट्स। उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में विलेज इंडस्ट्री, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और अनटचेबिलिटी के खिलाफ कैंपेन शामिल थे। रुडोल्फ हेरेडिया ने कहा था, गांधी वॉज अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। उन्होंने लोफ्टी आइडियल्स को ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स से कनेक्ट किया था। आज भी हम गांधी जी के प्रिंसिपल को देख सकते हैं कि नॉन वायलेंस का यूज मार्टिन लूथर जूनियर ने अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट में किया था। नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका में अपार्टheid के खिलाफ गांधी जी का सत्याग्रह से इंस्पिरेशन ली। और मॉडर्न इंडिया में भी सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी की बातें फिर से रिलेवेंट हो गई है, जैसे मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल कैंपेन। और अभी अभी भी रिसेंटली चल रहा है कि स्वदेशी अ, मतलब स्वदेशी अपनाए विदेशी यूज करने पे वो कर रहे हैं। ट्रम्प के बयान के बाद ये अमेरिका जैसे भी डायरेक्ट लगा रहा है इंडिया पे, इस हिसाब से तो आज भी इसकी रिलेवेंस कितनी ज़्यादा है, हम देख सकते हैं। कंक्लूजन में हम क्या बताएँगे कि हिंदू स्वराज हमें कंप्लीट पिक्चर देती है, गांधी जी की एक मॉरल फिलोसोफर की तरह और एक डिसिप्लिन एस्थेटिक और एक फियरलेस एक्टिविस्ट की तरह। उनका स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं था, बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी था। और रोमन रॉलिन ने कहा था कि गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट मॉरल फोर्स ऑफ आवर टाइम। In a world full of power politics, Gandhiji taught us that true revolution begins within। खुद से स्टार्ट होता है जो भी रेवोल्यूशन है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सोशल रिफॉर्म के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, बैनिंग प्रैक्टिस ऑफ सती इज एट्रीब्यूटेड टू द एनिहिलेशन ऑफ अ मेजर सोशल इविल इन कॉलोनियल इंडिया, कमेंट। तो इसमें हमें सती की प्रैक्टिस जो उसको डिस्कस करना है और उस पे कमेंट करना है हमें। तो इसमें हमें बताएँगे हम एज़ अ सोशल लेवल की तरह इंट्रोडक्शन में सती को, और फिर कॉलोनियल लेजिस्लेशन, रिफॉर्मर, सोशल कल्चरल डायनामिक्स, इसके लिमिटेशन, कॉलोनियल अप्रोच की जो लिमिटेशंस थी वो बताएँगे, और फिर लेगेसी के सेंस में से कंक्लूड कर देंगे, कंटिन्यू और रेलेवेंस का रेफरेंस देकर। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम ऐसे एक सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी की बात करेंगे जहाँ पे एक विडो को अपने पति के फ्यूनरल पायर पर जिंदा जला दिया जाता था, और इसी को धर्म का नाम दिया जाता था। तो उस वक्त की बात कर रहे हैं हम, जब ऐसा हुआ करता था, प्रैक्टिस ऑफ सती। और राजा राम मोहन रॉय ने इस प्रैक्टिस को कहा था कि मर्डर अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन। और जब 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे बैन किया था, तो ये सिर्फ एक लॉ नहीं था, ये था मॉडर्न इंडिया के सोशल रिफॉर्म का पहला माइलस्टोन। आज हम समझेंगे इस क्वेश्चन में कि कैसे सती के अबॉलिशन ने इंडिया के सोशल लैंडस्केप को बदला था, और क्यों इसके बाद भी चैलेंजेस बने रहे थे। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सती यानी विडो इमोलेशन एक डीपली पेट्रियार्कल प्रैक्टिस थी। इसका बेस था ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, जहाँ पे विडो को इम्प्योर समझा जाता था और उसको जीवित रहना फैमिली और समाज के लिए अपशगुन माना जाता था। और सोचो कि इस बार्बरिक प्रैक्टिस को लोग धर्म और ऑनर के नाम पर जस्टिफाई करते थे। जैसे कि राजस्थान की रॉयल फैमिलीज और बंगाल के जमींदारी हाउसेस में ये सबसे ज्यादा कॉमन था। राजा राम मोहन रॉय ने इसे चैलेंज करते हुए कहा था कि विडो हैज द राइट टू लिव विद डिग्निटी, दिस इज नॉट द रिलीजन, दिस इज अ मर्डर। तो ये हम बताएंगे मतलब रेगुलेशन 17 ऑफ द 1829। ये इंट्रोडक्शन में हम एक्सप्लेन करेंगे, ये विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय को मेंशन करेंगे इसमें। फिर फर्स्ट है रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर। यहाँ पे गांधी जी के पहले भी इंडिया में सोशल रिफॉर्मर आए थे जो डार्कनेस में ग्रे और होम बने थे। उनमें सबसे बड़ा नाम राजा राममोहन रॉय जी का है। उन्होंने शास्त्रिक री इंटरप्रिटेशन यूज किया। हिंदू स्क्रिप्चर्स में दिखाया है कि सती का कोई रियल सैंक्शन नहीं है, मतलब रिलीजन के नाम पर जो हो रहा है ना, वो मिस इंटरप्रिटेशन था। उन्होंने रैशनैलिटी और ह्यूमैनिटेरियनिज्म के बेसिस पर आर्ग्यू की कि वीडो को भी जीने का हक है, उसका जीवन एक पुरुष के मरने पर खत्म नहीं होता। तो रिफॉर्म बिगिंस व्हेन करेज मीट्स कंपैशन, और राजा राम मोहन रॉय ने दोनों को कंबाइन किया। फिर सेकंड है कॉलोनियल लेजिस्लेशन, 1829 का ब्रेक थ्रू। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 17 पास किया और ऑफिशियली बंगाल प्रेसिडेंसी में सती को इलीगल और पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया था। बाद में ये लॉ मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक्सटेंड हुआ था।
इस डिसीजन के पीछे था यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। ये हम एथिक्स में भी पढ़ते। जेरेमी बेंथम के आइडिया से इंस्पायर होना, जो कहता था कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये था पहली बार जब कॉलोनियल स्टेट ने सोशल कस्टम में डायरेक्टली इंटरवेन किया था, और ये नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी तोड़ दी गई थी एक तरह से। तो इस रिफॉर्म के बाद फ्यूचर एक्ट्स भी आए, जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856 और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1829। ये सब पॉसिबल हुए थे इसके बाद। फिर थर्ड है सोशल कल्चरल इम्पैक्ट। ये रिफॉर्म सिर्फ एक लॉ नहीं था, ये सोशल अवेकनिंग की शुरुआत थी। रिफॉर्मर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा था इससे, और एक चेन ऑफ रिएक्शन ऑफ रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था। पहली बार विमेंस एजेंसी और उनके राइट्स पर पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट बने थे। के.एल. शर्मा सोशियोलॉजिस्ट ने कहा था कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निटी इन इंडियन सोशल लेजिस्लेशन। विडो रीमैरिज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से पॉसिबल हुआ था, जो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन था सती अबॉलिशन के मूवमेंट का। अब इसमें क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन हम क्या बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी इतनी सिंपल भी नहीं थी। इस रिफॉर्म में कुछ डार्क रियलिटीज भी थी। एक तरह से कॉलोनियल एजेंडा। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ब्रिटिश ने सती को बैन इसलिए किया था ताकि वो अपने आप को सिविलाइजिंग मिशन का सेवियर के रूप में दिखाए और अपने रूल को जस्टिफाई कर सके। लता मनी एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियन है। उन्होंने कहा कि डिबेट ऑन सती वाज अबाउट स्क्रिप्चर्स एंड कॉलोनियल मोरालिटी, बट वुमेन्स ओन वॉइस वर मिसिंग। यानी सती के खिलाफ डिस्कशन में विडो खुद कहीं सेंटर स्टेज पे नहीं थी, और लीगल बैन के बाद भी प्रैक्टिस तो खत्म हुई नहीं हुई थी। 1987 राजस्थान में रूप फार्मर केस, जहाँ एक यंग विडो को सती करने पर फोर्स किया गया। तो ये बहुत शॉकिंग था। 1987 में भी मतलब ऐसा इंसिडेंट होना, इससे पूरा देश हिल गया था। तो आज के टाइम में भी हम देख सकते हैं कि स्टेट इंटरवेंशन और ग्रास रूट एक्टिविज्म के साथ मिलकर ही सोशल लेवल हम खत्म कर सकते हैं। जैसे इंग्लैंड में विलियम विल्बर फोर्स ने स्लेवरी के खिलाफ फाइट किया था, और गवर्नमेंट ने लॉ पास करके स्लेवरी को बैन किया था। सिमिलरली सती एबोलिशन में भी रिफॉर्मर्स और स्टेट दोनों की रोल क्रुशियल थी। चाइल्ड मैरिज, डॉरी, ट्रिपल तलाक, इन सब के खिलाफ रिफॉर्म के स्ट्रक्चर वही मॉडल फॉलो करता है जो सती एबोलिशन के दौरान डेवलप हुआ था। तो ये हम बताएंगे इसमें। कंक्लूजन में बताएंगे कि सती का एबोलिशन एक वाटरशेड मूवमेंट था, जहाँ पे समाज का एक बड़ा सोशल लेवल तोड़ने की हिम्मत दिखाई थी लोगों ने। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि रिफ़ॉर्म टॉप डाउन था। रिफ़ॉर्मर्स और कॉलोनियल स्टेट के एफर्ट से हुआ था। विडोज़ के खुद के वॉइसेस लार्जली साइलेंस में ही रही थी सुना। सो द ट्रू रिफ़ॉर्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट पासिंग लॉज़ बट अबाउट चेंजिंग हार्ट्स एंड माइंड। और सती एबोलिशन ने इंडिया को एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया कि सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के लिए लॉ और सोसाइटी दोनों को साथ में चलना होगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 13 में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग colonial rule were reforming and synthesizing Hinduism, right on any two such important movements। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट थे कॉलोनियल टाइम के, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था सिंथेसाइज करना, रिफॉर्म करना हिंदुइज्म को। तो ऐसे दो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स को हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। 20 मार्क का 2017 का पीवाईक्यू है ये। अप्रोच में हम बताएँगे कि कॉलोनियल रूल के कॉन्टेक्स्ट में क्या ज़रूरत थी हमें रिफ़ॉर्म की, और हिस्टोरियन को कोट करेंगे यहाँ पे। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज को मैंने यहाँ डिस्कस करा है। ये 2 इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं उस टाइम के। इनका एम, इनके रिफ़ॉर्म, इनके सिंथेसिस, इनका इम्पैक्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। इनका कंपैरिज़न भी कर सकते हैं, और फिर हम इंडियन नेशनलिज़्म से इन मूवमेंट को लिंक करके वो कंक्लूड कर देंगे। तो यही है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे सोसाइटी की, जहाँ पे ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस इतने गहरे हो गए थे कि लोग उन्हें चैलेंज करने से डरते थे। और फिर आते हैं कुछ विजनरीज जो कहते हैं कि अब नहीं, नो मोर। आज हम बात करेंगे दो ऐसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट की, अ, जिसने हिंदुइज्म को रिफॉर्म किया था और उसे मॉडर्न नेशनल आइडेंटिटी दी थी। ब्रह्मो समाज और आर्य समाज की बात करेंगे हम इसमें। तो कॉलोनियल रूल के टाइम, इंट्रोडक्शन में यही बताएँगे कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडिया में एक क्राइसिस ऑफ फेथ था। वेस्टर्न एजुकेशन और रैशनलिज्म ने सोसाइटी को क्वेश्चन करना सिखाया था। हिस्टोरियन विपिन चंद्रा कहते थे, ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट सॉ 3 जनरेशन थ्रू रिफॉर्म एंड सेलेक्टिव सिंथेसिस। मतलब पुरानी प्रॉब्लम्स को रिफॉर्म करना और ट्रेडिशन को मॉडर्न सोच के साथ कंबाइन करना। अब फर्स्ट है ब्रह्मो समाज।
ब्रह्मो समाज के फाउंडर है राजा राम मोहन रॉय जी। तो इसमें हम जानते हैं कि बंगाल के टाइम पे जो सती प्रथा थी इतनी कॉमन थी, तो बहुत ज़्यादा केसेस होते थे कि विडोज़ को अपने पति के साथ सेल्फ इमोलेट कर दिया जाता था और इसी विल प्रैक्टिस को चैलेंज किया था राजा राम मोहन रॉय ने। और ब्रह्मो समाज का मेन एम था आइडोलेट्री और रिचुअल्स को रिजेक्ट करना। फिर एक मोनोथीस्ट फेथ को प्रमोट किया था इन्होंने, वन गॉड वन ट्रुथ। सोसाइटी को रीजन और ह्यूमनिज्म के बेस पर रिफॉर्म करा था। सती के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया था, जिसका रिजल्ट हमें रेवोल्यूशन 17 ऑफ 1829 में देखने को मिलता है, जिसमें सती बैन हो गया था। फिर विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज अबॉलिशन पर फोकस। कास्ट बैरियर तोड़ने की शुरुआत हुई थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या था? बंगाल रेनेसांस की शुरुआत हुई थी इससे। आगे चलकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सिंह जैसे लीडर्स को इंस्पायर किया था इससे। मतलब ये ब्रह्मो समाज ने। हिस्टोरियन स्मिथ सरकार कहते हैं कि इट वाज अ लिबरल रैशनल एंड क्रिटिक ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। तो ब्रह्मो समाज ने दिखाया कि ट्रू रिलीजन वो है जो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करे, ना कि डिवाइड करे। फिर सेकंड है आर्य समाज। आर्य समाज में स्वामी दयानंद ने कहा था कि बैक टू वेदास, और यही था आर्य समाज का सोल। इसका मीनिंग था वैदिक पीरियड के प्योर टीचिंग्स को रिवाइव करना। जो लेटर डिस्टॉर्शन आए थे, जिसे आइडल वर्शिप और कास्ट बाय बर्थ, उन्हें रिजेक्ट किया किया था। फिर इसमें हम बताएँगे कि रिफॉर्म्स, शुद्धि मूवमेंट, जो लोग हिंदुइज़्म छोड़ चुके थे ना, उनका रिकन्वर्जन। फिर विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन और अनटचेबिलिटी अबॉलिशन पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए थे। कास्ट सिस्टम को नहीं, बर्थ बेस्ड नहीं, मेरिट बेस्ड बनाने की बात करी थी। एजुकेशन रेवोल्यूशन, डीएवी के स्कूल्स एस्टेब्लिश किए थे। मॉडर्न साइंस और वैदिक नॉलेज का मिक्स था। इसके इम्पैक्ट ये थे कि पंजाब और नॉर्थ इंडिया में आर्य समाज ने डीप रूट्स बनाए थे। हिंदू सोसाइटी में कल्चरल नेशनलिज्म को बूस्ट किया था। हिस्टोरियन आरसी मजूमदार के वर्ड्स में इट वाज द हार्बिंगर ऑफ इंडियाज इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। और तो आर्य समाज ने दिखाया कि वेदास मॉडर्न साइंस के साथ चल सकते हैं, बैकवर्डनेस के साथ नहीं चल सकते। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसमें हम कंपैरिजन टेबल भी बना सकते हैं। एस्पेक्ट अप्रोच बेस्ड और एजुकेशन पे ब्रह्मो समाज में बताएंगे कि अप्रोच रिफॉर्म प्लस वेस्टर्न सिंथेसिस थी। आर्य समाज में रिफॉर्म आया, वैदिक प्यूरिटी थी। एजुकेशन वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन पे फोकस था। ब्रह्मो समाज का, आर्य समाज का वैदिक प्लस मॉडर्न साइंस पे था। ब्रह्मो समाज का बेस था बंगाल, अर्बन एलीट लोग, और आर्य समाज का था पंजाब के रूरल मासेस। कंक्लूजन में हम ये बता देंगे कि दोनों मूवमेंट ने हिंदुइज्म को रीडिफाइन किया था, सुपरस्टिशन को चैलेंज किया और एक रैशनल एथिकल बेस दिया था। ये रिफॉर्म मूवमेंट आगे चलकर इंडियन नेशनलिज्म की बैकबोन बने थे। और नेहरू कहते हैं कि द सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी और द रियल प्रिकर्सर ऑफ द फ्रीडम फाइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। The society that reform itself, transform itself and ultimately free itself. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, डिस्पाइट सेंचुरीज ऑफ सोशल रिफॉर्म, कंडीशन ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी रिमेन्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसे डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सेंचुरीज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स तो हुए, लेकिन कुछ सेक्शंस थे, सर्टेन सेक्शन इंडियन सोसाइटी में, जो मैटर ऑफ कंसर्न बने रहे। तो उनकी कंडीशन हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर। तो क्या अप्रोच रहेगी? इंट्रो में हम बताएँगे सोशल रिफॉर्म की हिस्ट्री और कंटिन्यूटी, पैराडॉक्स ऑफ कंटिन्यूटी, ये जो थी। अचीवमेंट क्या थी इन रिफॉर्म्स की? एजुकेशन, लीगल अबॉलिशन, रिप्रेजेंटेशन। फिर कंसर्न्स क्या थे? कास्ट, जेंडर, ट्राइबल माइनॉरिटीज़ के। फिर इसमें थिंकर एग्जाम्पल ऐड करेंगे हम, और वे फॉरवर्ड बताएँगे इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और एक पंच लाइन इफ़ेक्ट करके हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो इंडिया की सोशल रिफॉर्म की जर्नी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बताएँगे कि हमारे देश में जहाँ पे सती अबॉलिश हो गई, अनटचेबिलिटी इल्लीगल हो गई, सेम सेक्स रिलेशन को लीगलाइज़ कर दिया गया, और फिर भी कुछ लोग हैं आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो दिस इज़ द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। लॉज़ बदलते हैं, पर सोच को बदलने में वक़्त लगता है। So despite centuries of social reform, why a certain section of our society is still marginalized?
ये हम बताएँगे। इंट्रोडक्शन में बताएँगे कि इंडिया का सोशल रिफॉर्म जर्नी बहुत पुराना है। भक्ति और सूफी मूवमेंट से लेकर ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, अंबेडकर, गांधी, पेरियर और फाइनली पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन तक। और फिर भी जैसे जस्टिस कृष्ण कृष्ण अय्यर ने कहा था कि लॉ अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी बट सोसाइटी स्टिल प्रैक्टिसेस इट इन सबटल फॉर्म्स। यानी लीगल रिफॉर्म इज नॉट इक्वल टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अचीवमेंट ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स। पहले बात करते हैं जो प्रोग्रेस हमने अचीव करी है। इविल प्रैक्टिसेस अबॉलिश हुई हैं, सती प्रथा अबॉलिश बाय रेगुलेशन 17 ऑफ 1829, फिर विडोरी मैरिज एक्ट 1856, अनटचेबिलिटी बैन बाय आर्टिकल 79 1950, विमेन्स एजुकेशन, सावित्रीबाई फुले जी फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला था इन्होंने। फिर टुडे फीमेल लिटरेसी 70% है। एनसीईआरटी का डेटा हम बता सकते हैं 2021 में। और एससी एसटी कास्ट एम्पावरमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, पोस्ट मंडल कमीशन, एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, दलित लिटरेचर और वॉइसेस भी उठी, जैसे कि बामा ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामदेव धसल, इनके नाम हम लिख सकते हैं। फिर एलजीबीटीक्यू प्लस राइट्स, सेक्शन 377 का डिक्रिमिनलाइजेशन 2018 का हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, एससी एसटी सीट का रिजर्वेशन, मतलब एससी एसटी सीट रिजर्व है। तो फ्रॉम द अबॉलिशिंग सती टू सेलिब्रेटिंग प्राइड परेड्स, हमने बहुत सफर तय किया है, बहुत घना सफर तय किया है। अब परसिस्टिंग कंसर्न्स देख लेते हैं। ये एक डार्क रियलिटी है। लॉस के बावजूद ग्राउंड रियलिटी अभी भी ग्रिम है। इशू बाय इशू देखते हैं इसमें। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एनसीआरबी 2022 के डेटा के हिसाब से 57,000 केसेस है एट्रोसिटीज के एससी एसटी के अगेंस्ट हर साल। मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी प्रैक्टिस की जाती है डिस्पाइट प्रोहिबिशन एक्ट 2013 होने के बावजूद भी। रिसेंट इंसिडेंट है कि राजस्थान के जलोर इंसिडेंट हुआ था 2022 में, वेयर दलित बॉय वाज बीटन फॉर टचिंग अ वाटर पॉट तो शो कास्ट स्टिल अलाइव। अम्बेडकर जी की वार्निंग थी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। तो ये हम इसमें बता सकते हैं। सेकंड है जेंडर इनइक्वालिटी। एनएफएचएस 5 2019-21 के डेटा के हिसाब से फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन 25% है। एनसीआरबी 2022 का डेटा 4.5 लाख केसेस है क्राइम्स के अगेंस्ट वुमेन। आईएलओ 2021 वेज गैप है 20%, विमेन अर्न लेस देन मेन फॉर सेम वर्क। शॉकिंग केसेस है मणिपुर वायलेंस 2023 हाईलाइट डीप रूटेड पैट्रियार्की। फिर है ट्राइबल मार्जिनलाइजेशंस। जक्सा कमेटी की रिपोर्ट 2014, ट्राइबल फेस करता है डिस्प्लेसमेंट, लैंड एलिनेशन, malnutrition. Literacy rate among tribals still far below national average. Recently, silver movement in छत्तीसगढ़, अ, आदिवासी प्रोटेस्टिंग फॉर बेसिक राइट, तो वो ये शो करते हैं। फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज में सचर कमेटी, मुस्लिम लिटरेसी 59% वर्सेस 65, नेशनल एवरेज जो लिटरेसी है वो 65, मुस्लिम्स में 59% है। अंडर रिप्रेजेंटेड है जॉब्स और गवर्नेंस है। हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं इनके अगेंस्ट। कम्युनल पोलराइजेशन, वर्सन ट्रस्ट डेफिसिट। फिफ्थ है न्यू इनइक्वालिटीज इमर्जिंग। अर्बन पुअर एंड माइग्रेंट्स फेस कर रहे हैं नेग्लेक्ट, जैसे कि कोविड-19 लॉकडाउन माइग्रेशन क्राइसिस। LGBTQIA+ कम्युनिटी फेस कर रहे हैं स्टिग्मा डिस्पाइट लीगल रिकॉग्निशन। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का हम बताएंगे यहाँ पे। टॉप 1% own 40% of India's wealth while marginalizing deeper into poverty. So inequality today is not just old hierarchies continuing, it's new walls being built every day. सिंगल इंसाइट और पर्सपेक्टिव बताएंगे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। गेल लॉन्गमेट बोलते हैं दलित बहुजन मूवमेंट शो करते हैं स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज अभी भी स्ट्रॉन्ग है, स्टिल स्ट्रॉन्ग। अमृत से जी का बताएंगे यहाँ पे। डेवलपमेंट मस्ट एक्सपांड कैपेबिलिटीज, नॉट जस्ट लीगल राइट्स। वे फॉरवर्ड, लॉ से सोशल चेंज तक, पॉलिसी स्ट्रेंथनिंग, यूनिवर्सल एजुकेशन, डिजिटल इंक्लूजन, स्किल ट्रेनिंग, फोकस ऑन ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेशन।
ये पॉलिसी स्ट्रेंथनिंग का पार्ट हो गया। फिर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्स करना एससी/एसटी, पीओए एक्ट, पॉक्सो एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट स्ट्रिक्टली। स्पीडी जस्टिस होना चाहिए मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। बिहेवियर चेंज होना चाहिए। एजुकेशन एंड मीडिया कैंपेन टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। ग्रास रूट मूवमेंट जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास विथ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे हम केरला का एग्जांपल भी दे सकते हैं, कुदम्बश्री इनिशिएटिव, जो रूरल वुमेन को एम्पावर करता है थ्रू कलेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप। कंक्लूजन, इंडिया का जो जर्नी है ना, सती एबोलिशन से प्राइड परेड्स तक रिमार्केबल है, बट डीप रूटेड प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी समाज को तोड़ते हैं। तो ट्रू रिफॉर्म्स रिक्वायर नॉट जस्ट अ लॉस बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। और जब तक हार्ट्स एंड माइंड्स चेंज नहीं होते ना, तब तक इक्वालिटी ऑन पेपर ही रहेगी बस। तो अ जस्ट सोसाइटी इज नॉट बिल्ड इन लेजिस्लेचर्स बट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर इस तरह से कंक्लूजन कर दिया हमने। A to reform require not just laws but transformation of social consciousness. क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि हाउ डिड वेस्टर्न आइडियाज इन्फ्लुएंस द रिफॉर्मिस्ट ड्राइव इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो वेस्टर्न आइडियाज ने कैसे रिफॉर्मिस्ट ड्राइव को इन्फ्लुएंस किया था कॉलोनियल रूल के दौरान। तो अप्रोच में बताएंगे वेस्टर्न एजुकेशन में कॉन्टेक्स्ट और कॉलोनियल इम्पैक्ट में। फिर वेस्टर्न आइडियाज के सोर्सेज क्या थे। एजुकेशन थे, प्रेस थे, मिशनरीज थे, लिबरल थॉट थे। इसका इम्पैक्ट क्या था, रिलीजियस, सोशल, वुमेन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पर में एग्जाम्पल के साथ इसकी लिमिटेशंस भी बताएंगे, स्कोप और रीच के सेंस में। फिर कंक्लूड कर देंगे इंडियन और वेस्टर्न आइडियाज के ब्लेंड के साथ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब सोसाइटी जहाँ पे लोग सुपरस्टिशन के अंदर बने हुए हैं, जहाँ कास्ट और जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और फिर आता है एक पावरफुल वेव वेस्टर्न आइडियाज का, जो पूरे सिस्टम को हिला कर रख देता है। तो इन दिस क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर के हाउ दिस वेस्टर्न आइडियाज बिकम द फ्यूल फॉर इंडियाज रिफॉर्म मूवमेंट, शेपिंग आवर रिलीजन, सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड नेशनलिज्म। इंट्रोडक्शन में बताएंगे यहाँ पे अर्ली 19th सेंचुरी वाला जो इंडिया था हमारा, वहाँ पे कॉलोनियल रूल एज इट्स पीक। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और मसौली का माइन्यूट ऑफ 1835 के बाद वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड होती है। इंडियंस आर नाउ एक्सपोज टू लिबर्टी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। तो एज विपिन चंद्रा से वेस्टर्न आइडियाज एक्टेड एज अ आइडियोलॉजिकल कैटलिस्ट ऑफ इंडियन रेनेसांस। इस तरह से हम इंट्रोडक्शन में वेस्टर्न इंडिया के कॉलोनियल इम्पैक्ट के सेंस में जो भी थे फैक्टर्स वो बताएंगे इसमें। फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के सोर्सेस। तो ये वेस्टर्न आइडिया आए कहाँ से थे। इंग्लिश एजुकेशन, हिंदू कॉलेज 1817, कलकत्ता मदरसा 1781। तो ये सोर्सेस थे। प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, आइडियाज का मास सर्कुलेशन करते थे। मिशनरीज आते थे जो क्रिटिसाइज करते थे सती को, कास्टिज्म को, चाइल्ड मैरिज को। यूटिलिटेरियन थिंकर्स, बेंथम मिल, ये रैशनल लॉज को प्रमोट करते थे। लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियल्स, फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन इंस्पायर किया था डिमांड फॉर राइट्स। So these were not just the ideas, these were the weapons of change. फिर है इम्पैक्ट ऑन रिफॉर्म मूवमेंट। यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजन के फील्ड में बिगेस्ट रिवॉल्यूशन आया था तो रिफॉर्मर्स। राजा राम मोहन रॉय इंस्पायर थे वेस्टर्न नेशनलिज्म से। तमो समाज 1828 में सती फॉट किया था इन्होंने, इससे 17 रेगुलेशन आया था। फिर दयानंद सरस्वती, इन्होंने ये रीजन का यूज किया था टू रिवाइव वैदिक वैल्यूज। आर्य समाज 1875। फिर सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट प्रमोटेड मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन। So they didn't just reform religion, they redefined spirituality. फिर सोशल रिफॉर्म्स देख लेते हैं। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी को मॉडर्न बनाने के लिए वेस्टर्न ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स काफी पावरफुल रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पुश फॉर विडो रिमैरिज एक्ट 1856। फिर ज्योतिबा फुले, इक्वालिटी एंड जस्टिस थ्रू सत्यशोधक समाज 1873। फिर बी आर अम्बेडकर जी इंस्पायर्ड बाय जॉन डेवी एंड मिल फॉर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी। तो ये सब हम बताएंगे। फिर विमेन राइट के
के बारे में बताएँगे इसमें कि फेमिनिस्ट थॉट फ्रॉम द वेस्ट इन्फ्लुएंस पंडिता रमाबाई एंड ताराबाई शिंदे। तो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे और गर्ल्स एजुकेशन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, इनका मेंशन करेंगे हम। इससे ये बात समझ आ रही है कि एजुकेट अ वुमन एंड यू एजुकेट अ जनरेशन, ये आइडिया यहीं से आया था। फिर पॉलिटिकल अवेकनिंग, वेस्टर्न लिबरलिज्म जो फ्यूल था आरडी नेशनलिज्म से, दादा भाई नारोजी ने ग्रीन थ्योरी दी थी वेस्टर्न इकोनॉमिक क्रिटिक के थ्रू, मतलब उसका इस्तेमाल करके एक तरह से। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंस्पिरेशन ब्रिटिश लिबरल पॉलिटिक्स से था। आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट्स बिकम द बैटल क्राइज ऑफ फ्रीडम, इस तरह से ये अ, हमें समझ आ रहा है इससे। इकोनॉमिक क्रिटिक वेस्टर्न थ्योरीज ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया, तो ये फिफ्थ पॉइंट बता रही हूँ मैं, वेस्टर्न क्रिटिक। वेस्टर्न थ्योरीज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करती थी और स्वदेशी मूवमेंट और कोऑपरेटिव मूवमेंट इंस्पायर था इनसे, सेल्फ रिलायंस के लिए। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होता है, इसमें लिमिटेशन भी थी। रिफॉर्म्स मोस्टली अर्बन एरिया सेंट्रिक थे, रूरल एरिया तक रीच लिमिटेड थी इसकी। कुछ रिफॉर्म्स आवर सीन एज अ कॉलोनियल इम्पोजिशन, जैसे सती वैन। इंडिजीनियस ट्रेडिशन जैसे भक्ति और बुद्धिज्म वर इक्वली इन्फ्लुएंशियल थे, सिर्फ वेस्टर्न आइडियाज ने। तो कंक्लूजन में हमें बताएंगे कि वेस्टर्न आइडियाज ब्रॉट रीजन, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इंडियन रिफॉर्मर्स ने उन्हें रूट्स दी थी, गिव देम रूट्स इन द इंडियन सॉइल। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का एक कोट भी लिख सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट gave a new impulse, but the roots of the reform were deeply embedded in India's own soul, and that fusion of thought became the soul of India's freedom struggle. तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, सोशल रिफॉर्म वाला। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के टॉपिक डिस्कस करूंगी पेपर 1 के।